नमस्कार आप सबका स्वागत है दिशा क्लासेस में। और मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह। पीएस कॉलेज अलीगढ़ से हूं मैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक पिछले टॉपिक से का एक्सटेंशन है और टॉपिक का नाम है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं वैज्ञानिक विधि को इस्तेमाल करते समय। क्योंकि क्रमबद्धता या सिस्टमैटिक होना किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विज्ञान की विशेषता ही क्रमबद्धता है पहली। तो विज्ञान की विशेषता है तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयास है वो भी क्रमबद्धता है। और चरणों में जब किसी चीज को डिवाइड कर लिया जाता है, स्टेप्स में जब किसी चीज को बांटा जाता है, तो इसका भी तात्पर्य यही होता है कि आपको सर्टेन स्टेप्स इस चीज को करने के लिए फॉलो करने ही होंगे। तो वैज्ञानिक विधि में ज्ञान प्राप्ति के लिए, और ऐसा ज्ञान जो कि ऑथेंटिक हो, ऐसा ज्ञान जो कि रीएप्लीकेबल हो, और ऐसा ज्ञान जो कि हम जिसके बारे में भविष्य कथन कर सकें, जिसमें यूनिवर्सलिटी हो, ऐसे सभी ज्ञान हमें किन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद मिलेंगे, क्या हमको सावधानी उसमें बरतनी पड़ेगी, आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो स्टेप्स को हमने जो बताया है वो स्टेप्स हमने देखे हैं यहाँ दो तीन विद्वानों के अकॉर्डिंग, वो हम देख लेंगे। ठीक है, और दो विद्वानों की बात करने वाले हैं हम। और वो दो विद्वान कौन कौन है? बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में। पहले विद्वान का नाम है जॉन ड्यूवी और दूसरे हैं कर्लिंगर। ठीक है, कर्लिंगर ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं और जॉन ड्यूवी ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टेप्स तो बहुत सारे विद्वानों के अकॉर्डिंग किताबों में लिखे हुए हैं, पर सबके बारे में बात करना संभव नहीं है। बात होगी दो विद्वानों की, और कमोबेश जितने भी विद्वानों ने इस वैज्ञानिक विधि के स्टेप्स बताए हैं उनमें एक समानता है। लगभग वही एम्पिरिकल साइकिल के बारे में जो हमने बात की थी रिसर्च के, वो सब में फॉलो है, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जॉन ड्यूवी ने क्या बताया है और हम देखते हैं कर्लिंगर ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं। तो पहले जॉन ड्यूवी वाले देखेंगे, बाद में हम कर्लिंगर वालों को देखने वाले। तो जॉन ड्यूवी ने साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स बताए हैं, इनमें पहला जो स्टेप बताया है वो बताया है आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की पहचान करना और उसको डिफाइन करना पहला चरण है वैज्ञानिक विधि का। अब कैसे समस्या की पहचान होगी और कैसे इसको परिभाषित किया जाएगा? पहचान से क्या मतलब है? जब हमें कोई समस्या महसूस होती है कि यार ये प्रॉब्लम क्या है, सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम में हमें यहां पर अपने आप को लेके जाना पड़ेगा कि सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ज्ञान में जब अवरोध महसूस होता है कि यार यहां तक तो हम जानते हैं, इसके आगे हम नहीं जानते, तो इसका मतलब होता आपने किसी ज्ञान की कमी को महसूस किया। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा, आप अपने डे टू डे लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सपोज करिए कहीं इनडिसिप्लिन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं पर बच्चों की अटेंडेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं पर क्राइम की प्रॉब्लम है, कहीं पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो सहज ही हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेती है। इसके अलावा अगर हम एकेडमिक डिग्री पर जा रहे हैं, तब प्रीवियस रिसर्चेज में जो सजेशन दिए जाते हैं या प्रीवियस रिसर्चेज जो की जाती हैं, उन रिसर्चेज में भी बहुत सारे सजेशन होते हैं। यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, पर्सनल एक्सपीरियंस, गैप ऑफ द नॉलेज, वो हम तब बात करेंगे जब प्रॉब्लम में सोर्सेज की बात करेंगे। बहरहाल बात यह है कि समस्या को पहचानना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम चीजों को ठीक से पहचान नहीं पाते। रिसर्च करने आते हैं बहुत सारे बच्चे, और उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किस टॉपिक पर पीएचडी करें, समस्या ही समझ में नहीं आती। तो ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, साथ कुछ वेरिएबल्स को घटाया बढ़ाया और हमने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। पर क्या वो वास्तव में सही है? ये एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है।
तो समस्या को किस तरीके से पहचाना जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और केवल पहचानना भर ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसकी डेफिनेशन भी जरूरी हो। पहचानते हैं हम किसी भी चीज को कंसेप्ट के फॉर्म में, इवेंट के फॉर्म में, घटनाओं के फॉर्म में, और डिफाइन करते हैं हम किसी भी चीज को वेरिएबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो जब तक वो चीज मात्रात्मक रूप से नहीं आ पाएगी, जब तक वो चीज मेजरेबल फॉर्म में नहीं आ पाएगी, तब तक हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। यानी कि समस्या को केवल पहचानना भरी जरूरी नहीं होता है, बल्कि उसको डिफाइन करना भी जरूरी होता है कि इस चीज से आखिर हमारी स्टडी में मतलब क्या होगा। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन जितनी भी दी जाती हैं, वो असल में डिफाइन करना है समस्या को कि हमारी समस्या आखिर है क्या। आइडेंटिफिकेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया। पहला चरण बताया कि समस्या को पहचान लेना और समस्या को परिभाषित कर लेना पहला काम होता है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा काम क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आपने समस्या को पहचान लिया, समस्या को पहचानते हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी एम्पिरिकल साइकिल में, हमने जो बात की थी पिछले में, एम्पिरिकल साइकिल में जो इंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से रिलेट करता है, और डिडक्शन का मेथड आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पर। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है जब आपके सामने कोई समस्या है और उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, जब हम इस बारे में सोचने लगते हैं तब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। और जॉन डब्ल्यू गैस ने 3 अर्थ बताए हैं हाइपोथेसिस के: टेंटेटिव सॉल्यूशन, संभावित समाधान, इंटेलेक्चुअल गैस, जो हम गैस करते हैं उसके बारे में, यार ये हो सकता है, इसका उत्तर ये होना चाहिए। ठीक है, और हंच, हंच का मतलब भी बुद्धिमत्ता के आधार पर लगाए गए अनुमान से होता है। इंट्यूशन का लगभग समानार्थी है, इंट्यूशन, हंच, इंटेलेक्चुअल गैस और टेंटेटिव सॉल्यूशन। ये चीजें हमारे दिमाग में स्वतः ही प्रकट होना शुरू हो जाती हैं, पर इसमें बहुत सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि हमारी जो समस्या है, जिसको हमने जिस तरीके से डिफाइन किया है, उसके लिए रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगी, उसके लिए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होगी, क्या वो अल्टरनेटिव होगी, क्या वो नल होगी, क्या डायरेक्शनल होगी या नॉन डायरेक्शनल होगी, इन सब बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है साइंटिफिक मेथड के दूसरे स्टेप। ठीक है सर, तो हमारी समस्या की पहचान हो गई और हमने हाइपोथेसिस को भी बना लिया। 2 चरण हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ। ठीक है, तीसरे चरण में क्या आएगा वो आप देखिए, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब आपके पास हाइपोथेसिस है, आपके पास एक प्रॉब्लम थी जिसको आपने डिफाइन किया था, अब उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने की बारी आती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से उसको लगाना है, चाहे टेबुलेशन फॉर्म में लगाइए, चाहे अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस तरीके के आते हैं कि आप डेटा फीड कर दीजिए, ऑर्गेनाइज हो गया उसमें, और एनालिसिस, अब एनालाइज कर सकते हैं उसका कि वेरिएबल्स को जो मेजर कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोरिलेशन क्या है, एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल से डिफरेंस क्या है, रिग्रेशन भी पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकते हैं एनालिसिस के दौरान। और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम किस नेचर की थी और हमने हाइपोथेसिस किस तरीके से फ्रेम की है। तो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद हम करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन्स। अब हम कंक्लूजन्स बताएंगे। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, परिणाम क्या मिले हों, एनालिसिस डेटा के बाद में रिजल्ट क्या निकला वो हम बताते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और उसके बाद लास्ट स्टेप में वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये परिणाम सही है या नहीं है। अब वेरीफाई करने के 2 तरीके, एक तो वेरिफिकेशन का तरीका ये है कि आप पुरानी जो रिसर्च हुई है, उन पुरानी रिसर्च के संदर्भ में हमारे जो रिजल्ट आए हैं, क्या उनमें एनालॉजी है, क्या उनमें कंट्राडिक्शन है, किस तरीके से। एक तो तरीका पुरानी रिसर्चेस के जो रिजल्ट हैं उनके बेस पर किसी थ्योरी के रिलेशन में भी चेक कर सकते हैं अपने परिणामों को हम। दूसरा जो तरीका होता है परिणामों को चेक करने का, वेरिफिकेशन का, वो होता है डे टू डे लाइफ, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है। एम्पिरिकल बेस पर अगर कोई परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है
किसी भी समस्या के संदर्भ में, तो क्या परिणाम वो व्यवहारिक जीवन में भी इसी तरीके का हमको दिखाई दे रहा है या नहीं, या परिणाम कुछ और मिला है और लाइफ रियलिटी में कुछ और चीजें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डाउट। तो ये जो एनालॉजी दिखेगी आपको, चाहे वो डे टू डे लाइफ में इंपेरिकल एक्सपीरियंसेस में दिखे, चाहे किसी थ्योरी के साथ में या प्रीवियस रिसर्चेस के साथ में मिले, वो हमारे रिजल्ट्स को वेरीफाई करें। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। रिजेक्ट हो गई कि साहब नहीं, ये हाइपोथेसिस साबित नहीं हुई, तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, या मॉडिफाई भी कर सकते हैं पुरानी चीज। तो ये कुल मिला के स्टेप्स हैं जो बताए हैं जॉन ड्यूई साहब ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स, और ये अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर। कर्लिंगर ने जो स्टेप्स बताए हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक है, इन्होंने बताए हैं 7 स्टेप कर्लिंगर ने, कि भाई जो वैज्ञानिक विधि होती है उसमें 7 चरणों को हमें फॉलो करना पड़ता है। लगभग वही है, कोई बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा कुछ चीजों को इन्होंने और ऐड कर दिया है। कौन कौन सी चीजें हैं वो, जैसे पहला है प्रॉब्लम, वहां भी पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम था, ऑब्स्टिकल आइडिया, अवरोध का विचार। जहां हमारे ज्ञान में अवरोध आ जाता है, जहां हम उससे आगे नहीं सोच पाते हैं, वही प्रॉब्लम होती है। ऑब्स्टिकल आइडिया, रुकावट का विचार, अब यहां से आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीज ये कैसे हुई है, इसका कारण क्या है, ये समस्या है। ठीक, दूसरा स्टेप ये बताते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम जो जॉन ड्यूई साहब ने बताए थे, उसमें जो डेफिनेशन थी ये बिल्कुल वही है। समस्या जो हमें दिखाई दे रही है, उस समस्या को किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक्चुअली है क्या, उसके सही स्वरूप को ऑपरेशनल तरीके से संक्रियात्मक वे में जब हम उसको लिखते हैं, इससे मतलब ये है, तो उसको कहते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये दोनों स्टेप जॉन ड्यूई साहब के पहले स्टेप में शामिल है। तीसरा स्टेप है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी उनका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप था जॉन ड्यूई साहब का। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब फिर उसके बाद जब समस्या हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, तो उस समस्या का संभावित समाधान हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है, और ये संभावित समाधान ही आगे की रिसर्च प्रोसेस का, पूरी रिसर्च डिजाइनिंग का, पूरे एनालिसिस का रूपरेखा तैयार करती है कि हमारी स्टडी किस तरीके की आगे होने वाली है। हाइपोथेसिस एक तरीके से आप ये समझिए कि वो रोशनी दिखाने का काम करती है रिसर्चर को, कि आपको किस तरीके से अपने अनुसंधान कार्य में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस फ्रेम हो गई, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद में रीजनिंग डिडक्शन, ये हमने जब बात करी थी, जब एम्पिरिकल साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। रीजनिंग डिडक्शन का मतलब क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ पर 2 चीजें होंगी, हाइपोथेसिस तो हमारी बन गई, अब उसके बाद में आप उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो ले जाने वाला है विद्वान को। इनमें से कौन कौन सी सही होगी, कौन सी सही होगी, तो उसके लिए कौन सा टूल लगेगा, किस तरीके से पॉपुलेशन का सिलेक्शन होगा, किस तरीके से हम अपने डायरेक्शन में आगे बढ़े, स्पेसिफिकेशन हम उस चीज का करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग डिडक्शन हो गया। आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हमारी जीव संख्या है, जो हमारी समष्टि है, उसके आधार पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, जो कि हमारी समस्या के संबंध में होते हैं, और उसको करने के बाद फिर किया जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो हमने वहां भी देखा था। उन्होंने 3 ही कर दिए थे चरण डेटा के, जॉन ड्यूई ने, उन्होंने कर दिया था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। यहाँ इन्होंने 2 कर दिए हैं, कलेक्शन को अलग कर दिया है और इंटरप्रिटेशन को अलग कर दिया है। बात वही है, कैसे भी लीजिए, काम एक ही हो रहा है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन होता है। अब इंटरप्रिटेशन में आपकी हाइपोथेसिस की नेचर किस तरीके की थी, क्या वो अल्टरनेट थी, क्या वो नल थी, या वो रिसर्च की थी, किस तरीके की थी, उसके हिसाब से ही हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा। और जब डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो कंक्लूजन अबाउट हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस थी उनका कंक्लूजन क्या निकल के आए, क्या वो रिजेक्ट हुई, क्या वो एक्सेप्ट हुई, या क्या परिणाम आए, वो सब हम उसमें देख लेंगे। अब क्योंकि 2 विद्वानों के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि क्या होता है साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स में, कौन कौन सी हैं, 5 बताए हैं जॉन ड्यूई ने और 7 बताए हैं कर्लिंगर।
फिर जनरलाइज कैसे किया जाए। तो जनरलाइज करने का एक आसान तरीका ये है कि आज के वक्त में जिन 5 स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है वो जॉन ड्यूबी के ही 5 स्टेप्स हैं, बहुत कॉमन, मैं यहाँ पर लिख देता हूं उनको। इन जनरल वे में 5 स्टेप हम अनुसंधान में मानते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सब इसमें आ जाता है। ठीक है। दूसरा जनरल स्टेप होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की समस्या हमारे सामने आती है तो तुरंत हम उसका हाइपोथेसिस करना शुरू कर देते हैं, उसका संभावित समाधान ढूंढने लग जाते हैं। और संभावित समाधान इस तरीके से ढूंढा जाता है कि वो हमारी रिसर्च डिजाइन को, डेटा कलेक्शन को, टूल को और पूरे एनालिसिस को तय करेगा कि भाई ये हमारी परिकल्पना है और इसके आधार पर अब आगे का काम इस तरीके से होगा। ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन में आपको पास पता होना चाहिए कि आप किस टूल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन क्या है, उसका सैंपलिंग किस तरीके से किया गया है। तो ये सारी चीजें डेटा कलेक्शन के अंतर्गत शामिल हो जाती है। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर ली, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन। चौथा स्टेप होता है डेटा एनालिसिस। उस डेटा को स्टैटिस्टिकली या टेक्निकली किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं, तीनों का पहले इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसे सिस्टमेटाइज वे में अपने सिस्टम में डालेंगे, या जिस तरीके से मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअल उसके चार्ट्स बनाएंगे और उसके बाद उसे इंटरप्रेट कर देंगे कि फाइनली फाइंडिंग्स हमारी क्या आई हैं, जो हाइपोथेसाइज किया था हमने, जो वेरिएबल्स के रिलेशन में, उन वेरिएबल्स के स्कोर्स क्या क्या हमको मिले हैं और उन स्कोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या कोरिलेशन है, क्या प्रेडिक्शन है, ये सब बात का हम पता लगा लेते हैं। पांचवें स्टेप में आता है कंक्लूजन। अब परिणाम, अब एनालिसिस के बाद हम सीधा कंक्लूड कर देते हैं कि भाई ये परिणाम हमको प्राप्त हुए। और कंक्लूजन में ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कि हाइपोथेसिस आपकी वेरीफाई हुई है, मॉडिफाई हुई है, रिजेक्ट हुई है, कि क्या हुआ है। कंक्लूजन के पार्ट में ही हम इस बात को भी देख लेते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हमको मिले हैं वो किसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, किसी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे सही है या नहीं है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं उनका, और रिसर्च का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये 5 यही क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में मोस्टली यही जितनी भी थीसिस आज के जमाने में बन रही हैं उनमें यही 5 चैप्टर लिखे जाते हैं और यही 5 चैप्टर्स बेस्ड हैं जो जॉन ड्यूबी के 5 स्टेप बताए हैं। कर्लिंगन ने 7 बताए हैं पर वहां पर भी समान बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास दोनों चीजों में है नहीं। तो ये है कुल मिला के स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। फिर मुलाकात होती है आपसे किसी नए वीडियो में किसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।